नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नेशनल असेंबली इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने डेवलपमेंट ख़त्म किया था, उससे पहले हमने सेक्टर्स ख़त्म किया था। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम नेशनल असेंबली इन इंडिया करने वाले हैं, जो हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें ना कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो हम इसका रिविज़न ही देखने वाले हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन कहानी की तरह ही है ये चैप्टर, कोई नॉवल की तरह नहीं है जो कि हमको याद रखना है, रट्टा मारना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक कहानी है, ठीक है। इसे एक कहानी की तरह ही समझते हैं। तो सबसे पहले 1919 की बात है। 1919 में क्या हुआ? इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस हमको प्राप्त नहीं हुआ था 1919 में ना। बहुत सारे ये कंट्री साइड्स में ना वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ गया था, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट से हमारा देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली हम पर इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फोर्स रिक्रूटमेंट किया था आर्मीज़ में, हमको भर्ती करवा दिया था आर्मीज़ में, ज़बरदस्ती भर्ती करवा दिया था। फिर दूसरा क्या है? इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। फिर तीसरा क्या है? क्रॉप फेलियर के तहत प्राइसेस को डबल कर दिया था। कब? 1918 और 1920 और 21 के तब, ठीक है। तो फिर एक न्यू लीडर का एमर्ज हुआ है, उनका नाम है महात्मा गांधी, ठीक है। ये हमारे कहानी के हीरो है, हमारे महात्मा गांधी बापूजी। तो इनकी वापसी कब हुई थी? 1915 में हुई थी। साउथ अफ्रीका से लौटे थे और वहाँ से एक आइडिया को भी कैरी आउट कर आए थे, जिसका नाम था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब यह है कि सत्य अहिंसा। तो इफ़ योर स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, धर्म और नॉन वायलेंस, इफ़ योर स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन नो फिजिकल फोर्स इज नीडेड। अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हो तो आपको कोई भी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप शांतिपूर्वक वो बात सुलझा सकते हो, यही कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का आइडिया 1917 चंपारण में किया था, फॉर स्ट्रगल अगेंस्ट अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। और फिर से 1917 में केदार में गए थे, क्योंकि ये प्लांटेशन वर्कर्स के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ पर रेवेन्यू ना उनको बहुत ज़्यादा देनी पड़ती थी। तो रेवेन्यू के लिए रिलैक्स होने के लिए उन्होंने उसके लिए पेशेंट्स के लिए वो गए थे। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, पेशेंट्स के लिए ही थे। हाँ, पेशेंट्स के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ पर क्रॉप फेलियर हुआ था और वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो रेवेन्यू को कम कीजिए, ऐसा वो बोल रहे थे। फिर 1918 में वे अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद में उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए लड़ाई की थी। फिर 1919 में एक एक्ट पास हुआ था, जिसका नाम था राउलेट एक्ट। इस एक्ट को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। यहाँ पर ना पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट कर दिया जाता था विदाउट एनी ट्रायल ऑफ 2 years। तो करते थे कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करते थे, सीधा जेल में बिठा देते थे। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने 60 अप्रैल को हड़ताल किया था, जिसके लिए जनरल डायर ने मार्शल लॉ भी इन्फोर्स किया था, ठीक है। तो गांधी जी को दिल्ली आने से मना कर दिया गया था। He was banned from entering Delhi and जनरल डायर ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था। मार्शल लॉ का मतलब ये है कि अगर किसी स्थान पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, किसी भी जगह पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स हमला कर देते हैं, ठीक है। तो मार्शल लॉ इम्पोज किया था। बहुत सारे कंट्री साइड्स के तो कंट्री सिटीज़ के लोगों को तो पता था, लेकिन विलेजेस इसके बारे में अनअवेयर थे। 13 अप्रैल को जालियनवाला बाग इंसिडेंट होता है। बहुत सारे लोग आए हुए थे यार, जो सोचते थे कि
बैसाखी मनाएंगे। आज खुशी का माहौल है। इन बेचारों को पता नहीं था कि वो थोड़ी देर में मरने वाले हैं। ठीक है, जनरल डायर सबको गोली चला देता है। ठीक है, हाँ, मार्शल लॉ के बारे में किसी को पता नहीं होता, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। Many were died and half of the peoples were against colonized government रूल्स। वही ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के खिलाफ भी कुछ लोग आवाज़ वहाँ पर उठा रहे थे। कई लोग बैसाखी मनाने के लिए आए थे। तो ये सब देखकर बहुत सारे लोग स्ट्रीट्स पर उतर आकर हमला करने लगते हैं और जनरल डायर सबको कहता है, धमकी देता है, क्या है करते हो तुम, हम पर हमला करोगे? ऐसा वो सोचकर उसने क्या किया, सत्याग्रही के मन में सत्याग्रही हैव इन देयर माइंड टेरर एंड एव। इसका मतलब क्या है, सत्याग्रही के मन में हम के ब्रिटिशर्स को देखकर टेरर फील आना चाहिए, वो सोचता है और सबको क्रॉल करवा देता है। क्रॉल का मतलब क्या समझते हो ना? तो ये क्रॉल करना, बच्चे कैसे होते हैं, क्रॉल करते हैं ना, वैसे ही। और फोर्स टू रब देयर नोसेस ऑन फ्लोर। क्या है भाई, क्या बात होगी, नोज को रब करना है, क्रॉल करना है, सल्यूट करना है, ऐसा वो कर रहे थे। सीइंग स्प्रेडिंग वायलेंस, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, महात्मा गांधी ये कॉल ऑफ कर देते हैं। फिर कुछ बड़ा और ब्रॉड मूवमेंट करने का सोचते हैं। इसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, हिंदूस और मुस्लिम्स को यूनिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो तभी से भाई हिंदू और मुस्लिम्स अलग अलग थे। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम तभी से अलग अलग थे, तो उनको एक यूनिफाइड अम्ब्रेला में लेने के लिए वो क्या करते हैं, डिफीट ऑफ द ओटोमन एम्पायर, द स्पिरिचुअल एंड इस्लामिक वर्ल्ड हेड कॉल्ड खलीफा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, खलीफा और खिलाफत कमेटी एक बनाए थे बॉम्बे में। ठीक है, खिलाफत कमेटी बनाने के बाद वो फ्यूचर लीडर्स ब्रदर्स ऑफ शौकत अली एंड मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो ये इनसे डिस्कशन होती है। ठीक है, तो इनसे डिस्कशन होती है। डिस्कशन होने के बाद क्या करते हैं, अब डिस्कशन सब कुछ होने के बाद ये लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है। फिर हाँ, ऐसा ही है। और फिर 1920 में 1920 नवंबर में प्रपोजल कर दिया गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्सेप्ट कीजिए। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली क्या है, हिंद स्वराज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का महत्व गांधी जी बताते हैं। हिंद स्वराज क्या है भाई, गांधी जी की एक किताब है भाई। वो कब लिखते हैं, 1909 में लिखते हैं। ठीक है, 1909 में लिखते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हुए। ठीक है, उस बुक में सब कुछ वो इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करने के बाद नवंबर में ये रख दिया गया था, एक्सेप्ट करने को कह दिया जाता है। और दिसंबर में नागपुर में एक्सेप्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद अब क्या होता है, तो बॉयकॉट ऑफ सिविल तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हाट आर द इंक्लूड्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ना बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड द फॉरेन गुड्स वर फायर्ड ऑफ, तो जला दिया जाता है सब कुछ। और बेकार को अबॉलिश करने को कहते हैं। बेकार का मतलब क्या है, कुछ भी पैसा नहीं है, फ्री में काम करना है, फ्री में काम करना है, कोई पैसा नहीं है, कोई करेगा भाई, लेकिन उस समय के लोग करते थे, पता नहीं कैसे। फिर एक मिनट, उसके बाद क्या होता है भाई, वो होने के बाद एक मिनट चेक करते हैं। हाँ, पूरा याद आ रहा है, कोऑपरेशन मूवमेंट
हाँ, अब मूवमेंट्स इन टाउन्स की बारी आती है। तो काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया जाता है। काउंसिल को बॉयकॉट कर दिया जाता है एक्सेप्ट मेट्रास, और एक ये हाफ हो जाते हैं। पहले तो 102 करोड़ की रेवेन्यू होती थी, अब सिर्फ 57 करोड़ की आ चुकी थी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट किया गया था। तो बहुत सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्कूल स्टूडेंट्स, लॉयर्स, उनको क्या करने लगे थे, वो सब कुछ छोड़कर चले गए थे। और गांधी जी का मानना था कि आप खादी क्लॉथ्स पहने। तो खादी क्लॉथ्स ना हाथ से बनाई जाती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव होने के बाद बहुत सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। गांधी जी की बात मानकर जल्दीबाज पे सब लोग गए थे, लेकिन खादी क्लॉथ्स एक्सपेंसिव, और बॉयकॉट करने को गांधी जी ने बोला था। फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को फायर करने के बोला था, तो ये वो नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से रिटर्न गए थे, फिर से चले गए थे, ठीक है, फिर से चले गए थे वो। और फिर क्या होता है अब, हाँ, अब अवध में एक कहानी आती है, ठीक है। तो अवध में ना बाबा रामचंद्र नामक एक सन्यासी थे। वो एक फिजी में इंडस्ट्रियल लेबर काम कर रहे हैं, काम करते थे, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेबर काम करते थे फिजी में। उन्होंने ये उस समय ना पेजेंट्स को टाकुडास और लैंडलॉर्ड से बहुत ये थी, प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ना वो अपने लैंड में जैसे ये नहीं कर पाते थे, फ्री में काम करने को कहते थे, फ्री में नहीं, वो अप्रेसर की तरह होते थे। एक तो ब्रिटिश की तरफ से फोर्स आ रहा है, एक तो अपने देश के ताकुदास और लैंडलॉर्ड से फोर्स आ रहा है। तो क्या है हमारा देश, कैसे ब्रिटिश से भी था और ताकुदास ऐसे लोगों से भी था, ठीक है। तो इसके लिए ना उन्होंने नायदोबी बंद स्टार्ट करना शुरू कर दिया। नायदोबी बंद का अर्थ क्या है, का तात्पर्य क्या है, हम ताकुदास लैंडलॉर्ड्स के बाल नहीं काटेंगे, कपड़े नहीं धोएंगे। उन्होंने कह दिया था। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा शुरू कर दिया था। 300 ब्रांचेस यहाँ से शुरू कर दिया था, और वायलेंस बहुत स्प्रेड हो रहा था। पेशेंट्स भी सब बहुत सारे स्ट्रगल्स कर रहे थे। ऐसे वायलेंस स्प्रेड करने के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉट ऑफ कर दिया गया था, ठीक है। अब आता है बारी सिविल डिसओबीडियंस का। तो सिविल डिसोबीडियंस कैसे इमर्ज होता है, ऑन 31 जनवरी 1931, ठीक है, तब महात्मा गांधी एक लेटर लॉर्ड आयरविन को लिखते हैं, ठीक है, जिस पर वह 11 डिमांड्स करते हैं। इसमें टैक्स पर जो टैक्स आप सॉल्ट पर जो टैक्स आप लगा रहे हो, उसको आपको हटाना पड़ेगा, उसको आपको कम करना पड़ेगा, उसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट ना एक बेसिक की चीज़ है। सोच के देखिए, अगर आपके खाने में नमक नहीं होगा तो कैसे खाओगे आप, ठीक है। तो नमक ना बहुत एसेंशियल वन है। तो गांधी जी ना सॉल्ट को एज अ वेपन यूज़ करते हैं टू यूनिफाइड ए नेशन, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने 11 महीने का और 11 मार्च तक ये डिमांड पूर्ण नहीं हुआ तो हम ब्रॉड वाइड सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे, ठीक है। लेकिन लॉर्ड आयरविन ने इसको हल्के में ले लिया, पंगा तो करना पड़ेगा, पंगा लाया। इसलिए महात्मा गांधी ने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ सिविल डिसोबीडियंस का तिलक लगाकर आरंभ किया, ठीक है। तो इस पर वह 240 माइल्स चले थे 10 दिन में। ईच दिन 24 माइल्स चल रहे थे। फिर फाइनली 6 अप्रैल को वो वहाँ डांडी पहुँचे थे। कहाँ से, साबरमती से डांडी तक, ठीक है। वहाँ पर जाकर नमक दिखाकर बोला, हमने नमक
बना लिया है, सब बोला। ठीक है, ऐसे हुई सिविल डिसोबीडियंस का आरंभ। और ऐसे ब्रिटिशर्स को देखते वो ब्रिटिशर्स के रूल्स को वे ख़त्म उन्होंने किया था। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। ठीक है, तो कई बार ना हमको नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस का डिफ्रेंसिएशन करने को बोलते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन कुछ नहीं है भाई, कोऑपरेट नहीं करेंगे वो बोल रहे हैं। सिविल डिसोबीडियंस में हम लॉस ओबे नहीं करेंगे बोल रहे हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, सबसे पहले मैंने हिंदू स्वराज बताया ना था, हिंदू स्वराज, तब वो उन्होंने अपने बुक में इंक्लूड कर दिया था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते तो वो इतने आगे तक नहीं बढ़ पाते था। तो ये हमारी गलती है, हमको ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए था, वो बोल रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है ना कहानी में, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पता ना भूल गया था यार, ये प्लांटेशन भाई, इस बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, स्वराज इन प्लांटेशन। तो स्वराज इन प्लांटेशन का मतलब ये है कि प्लांटेशन वर्क्स में ना तो लोगों को स्वराज नहीं मिलती थी। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1909 था, तो इसमें ना प्लांटेशन वर्कर्स को बाहर नहीं गया था। तो सोच के देखो, ये प्लांटेशन वर्क है। ठीक है, तो यही रूम ही प्लांटेशन वर्क है। अगर यहाँ पर ही लोगों को काम करना है, अगर वो बाहर नहीं जा सकते तो कितनी बुरी बात होगी, ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने प्लांटेशन वर्कर्स ने सोचा कि गांधी और राज आएंगे, हमको स्वराज का रास्ता दिखाएंगे, उन्होंने सोचा था। इसके लिए वो स्ट्राइक्स पर आ गए थे भाई, स्ट्राइक्स पर आ गए थे, क्योंकि उनको स्वराज ने उनका स्वराज यही था कि हम किसी भी तरह बाहर हमको लाइए, उनका स्वराज यही था। लेकिन बहुत सारे ब्रूटल वे से पुलिस उनको मार रही थी, ऐसे बहुत सारे वायलेंस वहाँ पर स्प्रेड हुए थे। फिर एक बात और बताना भूल गया, सर जॉन साइमन, नाम याद है ना, जॉन साइमन। तो साइमन कमीशन बनाते हैं, जिसमें साइमन कमीशन का बनाने का तात्पर्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको चेंजेस करना है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंडियन नहीं था। तो इसलिए ये भी बहुत फेमस हुआ और गो बैक साइमन नामक स्लोगन से बहुत घोषणा किया गया था। ठीक है, गो बैक साइमन बहुत फेमस हुआ। फिर अब हम आते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स पर। इससे पहले भी कुछ बात है कि रिच पेजेंट्स, पतिदास एंड ये भी है, लेकिन वो कहानी का फ्लो नहीं बनाता। एक मिनट, पतिदास वो भी है, लेकिन वो थोड़ा ब्रॉडर है। ठीक है, तो हम उसे बाद में देखते हैं। ठीक है, अब हम सीधा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स पर आते हैं। ठीक है, तो हम अंत में देखते हैं वो पतिदास, वो ऐसे अब रिच पेसेंट्स वर्कर्स ऐसा है, वो बाद में देखते हैं। अब पहले सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स देखते हैं। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का मतलब ये है कि सभी के मन में देश की जो भावना होती है, उसे फोक स्टोरीज, फोक सॉन्ग्स ऐसे करके हम उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बाबा रामचंद्रा, पता है ना कौन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत भाषा बनाया था। ठीक है, भारत भाषा बनाया था। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम भी लिखा था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम कंपोज किया था। फिर बहुत सारे फोक स्टोरीज ऐसे देश के प्रति भावना बढ़ रही थी। ठीक है, अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट एक बॉक्स छोटा सा है। तो गांधी जी ने किस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ नहीं किया था, एमसीक्यू में अगर पूछते हैं तो हमको अच्छे से कहना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा ही मूवमेंट था जिसे महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ नहीं किया था। ठीक है, फिर हाँ,
एक और बात बताना भूल गया जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट में ना 1922 में 22 मेंबर्स को मर गए थे। ठीक है, पुलिस स्टेशन को फायर करने के कारण। ठीक है, प्लांटेशन को किसने क्या किया था? अब हो गए भाई बहुत, कितने देर हम रुक सकते हैं लेकर। बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, पुलिस स्टेशन को फायर किया गया था 1922 में। यही चौरी चौरा इंसिडेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं एक मिनट, कहाँ गया भाई, एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ पर है। In the countryside, rich peasant communities like Patidas of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in movement, being producers of commercial crop. They were very hard hit by the trade depression and falling price. As their gas disappeared, they found impossible to pay the government revenue and demand. तो पटीदास और जैट्स जो ना वो बहुत रिच पेसेंट कम्युनिटीज थे। उनको उनको ना बहुत सारे डिप्रेशन और फॉलिंग प्राइसेस हो रहे थे। फिर बट दे वर डीपली सपने when the movement was called off, revenue rate being so when the movement was restarted, many of them refused to participate. Poor peasantry were not interested in lowering of revenue demand. Depression continued. Landlord Congress was unwilling to support. हाँ, यहाँ पर ना कांग्रेस ना पुअर पेशेंट्स के बारे में सपोर्ट नहीं करती है और रिच पेशेंट्स ये सपोर्ट करती है। और रिच पेशेंट्स इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट नहीं थे मूवमेंट में पार्टिसिपेट होने के, वो कहते हैं। ठीक है, कुछ आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉडर है कॉन्सेप्ट, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा यही। ठीक है, बाकी सब कहानी है। और एक बात और बताना भूल गया, बहुत इम्पोर्टेंट की बात है। हाँ, क्या हो रहा था भाई, कुछ एक मिनट। हाँ, हरिजन्स और ये पूना पैक्ट साइन किया था ना, दलित्स कह रहे थे ना, दलित्स, वो गांधी जी ने अनटचेबल्स नामक एक चीज़ हमारे भारत में फॉलो कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, वो फॉलो कर रहे थे। तो गांधी जी ने उनको हरिजन कहा था। ठीक है, तो भारत में ऐसे कर रहे थे, पता नहीं क्यों कर रहे थे, बहुत बुरी बातें ना कर रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, छोड़ते हैं। तो दलित्स को हरिजन्स भी कहते हैं। तो हरिजन्स का मतलब है कि गॉड का सन, तो ऐसा कह रहे थे। और उन्होंने महात्मा गांधी ने बाथरूम्स वगैरह क्लीन किया था, क्योंकि वो सबको यूनिफाई करना चाहते थे। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया का रिवीजन यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।